टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है बुलडोजर। पहला टॉपिक क्या है? बुलडोजर। चलो बुलडोजर से क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो बुलडोजर से क्लास स्टार्ट करते हैं। लैगिंग नहीं बोले, फेस से रूफ बोल्ट का डिस्टेंस। फेस में अगर रूफ बोल्ट अगर नहीं किया हुआ तो फेस से रूफ बोल्ट का दूरी कितना होगा? 1.8 मीटर होगा। कुछ बच्चों लोग का सवाल आ रहा, पहले देख लेता हूं। ठीक है, 1.8 मीटर। टू लैगिंग नहीं, वो नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन रूफ बोल्ट फ्रॉम फेस 1.8 मीटर। यस, ओवरमैन प्लान का है 1:500। चलो अब सवाल मत पूछो, सवाल तुम्हारा सवाल ले लेंगे, तुम्हारा सवाल मुझे व्हाट्सएप में भेज दोगे, देख लेंगे। ठीक है, पहले ये देखो, अब बुलडोजर को क्लास में लेते हैं, बुलडोजर के बारे में करते कि बुलडोजर होता है क्या। कल हम लोग पे लोडर पढ़े, पे लोडर का दूसरा भाई का नाम क्या है? बुलडोजर। तो तुम समझ लो इसका चचेरा भाई है, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, जो समझना समझ लो, उसी का लेकिन एक भाई, और उससे ज्यादा गुस्सीला। ये जो पे लोडर क्या था, वो शांत स्वभाव का था, जो सिर्फ लोड करता था। ये उससे ज्यादा खतरनाक और गुस्सेला भाई है, मतलब अंडरटेकर लोग जो होते हैं ना, जो WWE में जो तुम देखते हो, ठीक है, उस कैटेगरी का ये है। ठीक है, ये कैसा होता है? इसमें सामने की ओर क्या होता है? इसमें सामने की ओर एक ब्लेड लगा होता है। ऐसा सामने क्या होता है? सामने की ओर एक क्या होता है? इसमें ब्लेड लगा होता है, ऐसे ब्लेड लगा होता है सामने की ओर। ठीक है, और इसमें क्या होता है? एक पुशिंग आर्म लगा होता है। ठीक है, पुशिंग आर्म लगा होता है, जो कि चक्के के सहारे, ये जो इसका चक्का है, यहाँ से इसमें जुड़ा हुआ रहता है। आप देखे होगे बुलडोजर, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बुलडोजर ना देखा अपने जीवन में, है ना? नहीं देखा है तो फिर माइनिंग बेकार लिया वो। जो बुलडोजर अभी तक नहीं देखा तो माइनिंग फिर बेकार में आया वो, क्योंकि फिर माइनिंग करना भी अफसोस वाला बात है कि भाई अभी तक बुलडोजर नहीं देखे तो अफसोस वाला बात। देखो ऐसा होता है, इस तरह से होता है यहाँ से अटैचमेंट, और यहाँ से इसका अटैचमेंट ऐसा होता है, और सामने की ओर होता है ना, ऐसा होता है। ये वाला पार्ट ऐसा होके, थोड़ा अच्छा डायग्राम तो मेरे से बनाऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में अपना डायग्राम को निकाल रहा हूँ, ताकि क्या हो कि एग्जाम्स पढ़ाने पे ज्यादा कंसंट्रेशन हो, वर्ड पे ज्यादा कंसंट्रेशन हो ना। ये वाला ऐसा कुछ होता है, ऐसा लगा होता है, ऐसा बुलडोजर देखिएगा, ऐसा करके लगा होता है ना। ये सिंपल ऐसा चलता है, और ये वाला क्या है? इसका ट्रैक्शन यूनिट है, ट्रैक्शन यूनिट है ऐसा वाला ना। ऑपरेटर केबिन होता है, ये ऑपरेटर केबिन होता है। देखो ऐसा अरेंजमेंट कहीं पे, ऐसा अरेंजमेंट देखो कहीं पे तुम्हारा घर में ऐसा है? देखियो चाचा के पास ऐसा है, किसी के पास ऐसा है? देखो ऐसा अरेंजमेंट, दिस द बुलडोजर, सिंपल ऐसे होता है, सामने की ओर ये लगा होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें मेनली ना जो ना इसके बारे में हम लोग पढ़ते, इसका डायग्राम में भेज दूंगा। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं, डायग्राम में भेज दूंगा। डायग्राम तुम अच्छे से बना के सब चीज नोट करना, ठीक है, ज्यादा अच्छा है। और मैं लिंक भेज दिया हूँ फेसबुक वाला, वहां से तुमको डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। पहला इसका पर्पस, ठीक है, पर्पस, ये किस काम में आता है? पर्पस, इसका पर्पस क्या है? एक नंबर पॉइंट क्या है? पर्पस क्या है इसका? ठीक है, तो लिखो, इसका 3-4 पर्पस है। पहला नंबर लिखो, ए नंबर में फटाफट लिखना। जितना इंपॉर्टेंट डेटा है, जितना मैसनरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकती है, उसी को फोकस कर रहे बाबू। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत सारे क्वेश्चंस को अवॉइड किया गया है, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल के स्टूडेंट नहीं है। पहली बात तो समझना पड़ेगा, अपने आप को रखना पड़ेगा कहाँ, कि डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। कल ही जैसे मैंने क्लास में बताया था कि जब तुम एग्जाम देने जाते हो तो तुम्हारा सोच रहना चाहिए क्या, कि हम किस लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसा आज एक बच्चा का सवाल आया था, वो पूछा कि सर हाइड्रोलिक स्टोइंग जो होता है उसका ग्रेडियंट कितना होता है। कोई नया स्टूडेंट है, क्लास में नया नया ज्वाइन किया, तो हाइड्रोलिक स्टोइंग का ग्रेडियंट पूछा था कि हाइड्रोलिक स्टोइंग का ग्रेडियंट कितना होता है। हम लोग न्यूमेटिक करते हैं तो कितना होता है? 1/7 होता है ना। तो पहले तो बात है कि हाइड्रोलिक स्टोइंग किसका पार्ट, तो माइनिंग मेथड का पार्ट। माइनिंग मेथड में छोटा सा पार्ट है स्टोइंग, स्टोइंग के अंदर आता है सैंड स्टोइंग, हाइड्रोलिक स्टोइंग, न्यूमेटिक स्टोइंग। सॉरी, न्यूमेटिक स्टोइंग पूछा था, न्यूमेटिक स्टोइंग का ग्रेडियंट कितना होता है, तो हाइड्रोलिक स्टोइंग का 1/7 होता है। अब बताओ न्यूमेटिक स्टोइंग का ग्रेडियंट कौन एग्जाम में आने का संभावना है? ठीक है, कोई भी एग्जाम में संभावना जो है ना, जिसका परसेंटेज 0.00001% है, तो कभी भी ना जीवन में ना ऐसे क्वेश्चंस पे ना हमेशा बचने का प्रयास करो, जो क्वेश्चन एग्जाम में कभी आ ही नहीं सकते। जब एग्जामिनर के पास बहुत सारा पॉइंट्स हो पूछने के लिए, तो फिर ऐसे सवाल को अपना समय बर्बाद ही नहीं करेगा। ठीक है, तो कभी ऐसा क्वेश्चंस पे ना अपने आप को बचाने का प्रयास करो। लूज, ठीक है, मटेरियल,
इसमें क्या तुम्हारा अपना समय बर्बाद है, सामने वाला का भी समय बर्बाद है, क्योंकि कोई भी आदमी, सामने वाला जो भी आदमी है, वो जो पीएचडी भी करके आया होगा ना, उसको भी ध्यान में नहीं होगा कि स्ट्रोइंग का ग्रेडियंट कितना होता है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, नहीं ध्यान में होगा। ठीक है, चलो। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम में कभी आएंगे नहीं, क्योंकि मेथड इतना बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर स्ट्रोइंग छोटा सा टॉपिक है। स्ट्रोइंग के अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कोल माइंस में इस्तेमाल होता है, उसमें केविंग ज्यादा चलता है, स्ट्रोइंग भी चलता है नो डाउट। तो स्ट्रोइंग में सबसे ज्यादा सैंड स्ट्रोइंग चलता है, तो ज्यादा सैंड स्ट्रोइंग सवाल आ सकता है। न्यूमेटिक स्ट्रोइंग आज तक कहीं हुआ ही नहीं है, न्यूमेटिक स्ट्रोइंग कहीं हुआ ही नहीं है। हाइड्रोलिक सैंड स्ट्रोइंग हुआ है, और हाइड्रोलिक स्ट्रोइंग मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है, न्यूमेटिक का कहीं है ही नहीं, तो वो तुम्हारा है ही नहीं। ठीक है ना, वो उसका सवाल अगर न्यूमेटिक है ना, तो उसमें ग्रेडियंट का कोई बात ही नहीं होगा। ठीक है, चलो। फॉर फॉर डिगिंग इन अर्थ सरफेस, डिगिंग ओवर अर्थ सरफेस लिखो। कोशिश करना अपने आप को रिसर्च से बचा, अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। देखो, तो पहला हम लोग पर्पस देख रहे थे, तो पर्पस क्या है पहला? फॉर द पुशिंग द लूज मटेरियल। अगर कोई लूज मटेरियल कहीं जमा हो, तुम लोग देखा हो घर के आसपास, घर में कहीं कचरा जमा होता तो क्या आता है, सबको ढकेल के ले आएगा, साइड में जमा कर देता है। तो इसका काम वही है, क्या? जमा कर देना, ढकेल के कहीं ले जाना, तो जमा कर देगा। फॉर डिगिंग ओवर द अर्थ सरफेस, तुम्हारा कहीं जगह है, जमीन है, तुम चाहते कि उसमें थोड़ा सा गड्ढा ऐसा छील दे जमीन को थोड़ा सा, तो कुछ हद तक ये क्या कर सकता है, गड्ढा कर सकता है। और कितना गड्ढा कर सकते हैं, तो 1.2 से 1.5 मीटर तक कर सकता है। ठीक है, अप टू यहां लिख लो, अप टू कितना कर सकता है ये? 1.2 से 1.5 मीटर, 1.2 मीटर टू 1.5 मीटर तक ये गड्ढा करने में सक्षम है। इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। इससे ज्यादा अगर हार्ड सरफेस आ जाएगा तो बोलेगा ये सीधा हमसे नहीं हो पाएगा, सीधा बोल देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो पहला बात देखे, पुशिंग करने के लिए, दूसरा गड्ढा खोदने के लिए इस्तेमाल होता है डोजर का। और क्या इस्तेमाल होता है? फॉर ग्रेडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर ग्रेडिंग, ग्रेडिंग कॉमा लेवलिंग। देखो, जो ओपन कास्ट, जब ओपन कास्ट में जो बेंच होता है ना, तो बेंच को बहुत बार क्या होता है, बारिश उरिश के समय उसको लेवल करना होता है, उसको ग्रेडिंग मतलब एक परफेक्ट ग्रेडियंट देना होता है। ठीक है ना, और एंड कॉम्पैक्टिंग, और उसको कॉम्पैक्ट करना होता है। तुम देखना, जहां पर कभी ये जो चेन लगा हुआ गाड़ी पार होगा, तुमको तुरंत पता चल जाएगा यहां से पार हुआ था, और उस जगह पे तुम देखोगे ना, जमीन थोड़ा सा दब गया है, जमीन क्या वहां पे कॉम्पैक्ट हो गया। कॉम्पैक्ट मतलब दब जाना। ठीक है, कॉम्पैक्टिंग इन टेम्पररी रोड, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है। अब तुम जाके अपना चिकन रोड में लाके उसको कॉम्पैक्टिंग और ग्रेडिंग में लगा दोगे तो सब खराब कर देगा वो। कभी डोजर को देखे हो कि एक हाईवे नेशनल रोड में जाके बराबर कर रहा है जमीन को? नहीं, एक जो टेम्परेरी रोड होती है ना, जहां पर मिट्टी से बना हुआ रोड है, उसमें ये काम करता है। ना कि कोई हाईवे में लगा देंगे भाई तो रोड को लेवलिंग कर, कॉम्पैक्टिंग कर, वहां पे इस तरह का मशीन इस्तेमाल नहीं होता है। जो टेम्परेरी रोडवे होती है वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मेन मेन पर्पस क्या हो गया? पहला, फॉर पुशिंग द लूज मटेरियल, लूज मटेरियल को ढकेल के एक जगह जमा कर देगा। फॉर डिगिंग, डिगिंग का मतलब गड्ढा करना है ना, डिगिंग मतलब गड्ढा खोदना, गड्ढा बनाना। डिगिंग ओवर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस को थोड़ा सा गड्ढा कर सकता है, कितना कर सकता है? 1.2 से 1.5 मीटर तक गड्ढा करने में सक्षम है। साथ ही साथ क्या करते हैं? ग्रेडिंग मतलब एक लेवल, एक ग्रेडियंट बना सकता है। लेवलिंग, जमीन को समतल कर सकता है। और कॉम्पैक्टिंग मतलब जमीन को, जो जैसे जमीन मेरा क्या है कि थोड़ा थोड़ा अगर समतल नहीं है, ऊपर उठा हुआ है, लूज मटेरियल है, तो क्या कर सकता है? कॉम्पैक्ट कर सकता है। टेम्परेरी रोडवे में इस्तेमाल होता है नॉर्मली। तो टेम्परेरी रोड है ना वो, जैसे टेम्परेरी रोड का मतलब क्या हो गया? जैसे इसका मतलब सिंपल तुम बोल सकते हो, जैसे बेंच हो गया, बेंच के ऊपर हो गया, ठीक है ना, बेंच हो गया, रैंप हो गया, इन सब जगह इसका इस्तेमाल होता है ज्यादा। इन सब जगह जैसे एक बेंच से दूसरा बेंच को जोड़ना है रास्ता, तो भी तो एक रास्ता होगा, वहां पे होल रोड जैसा चिकन रास्ता नहीं होता है, वो टेम्परेरी रोडवेज होती है, तो उस जगह पे इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है। और उस जगह पे डोजर लाके आसानी से हम लोग क्या करते हैं, उसको फटाफट ठीक कर देते हैं। ठीक है, और बहुत एक डोजर का ना कैपेसिटी का, बहुत कैपेसिटी के अनुसार उसका बहुत सारा चीजें, कभी और मौका मिलेगा डिटेल्स में पढ़ाने के लिए तो बताऊंगा कभी। ठीक है, चलो, ये सारी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट जानते हैं, तो बेसिक चीज था, कुछ कुछ चीजें इसको मिटाता हूं। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, 1 2 3 में। सी नंबर वाला में क्या बोला? कॉम्पैक्टिंग में। ठीक है, सी मतलब कॉम्पैक्ट करने में, ग्रेडिंग मतलब ग्रेडियंट बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा डोजर मान लो इस तरह छिलते छिलते चला गया तो क्या होगा? जमीन तो ग्रेडियंट बना देगा। लेवलिंग, मान लो समतल जमीन है, उसमें बहुत सारा पत्थर उबड़ खबड़ था, तो डोजर को तुम लगा दो, क्या करेगा? सबको लेवल कर देगा, सीधा बना देगा। और कॉम्पैक्टिंग, तो जहां पे डोजर पास होता है, ठीक है,
वहां पर क्या करता है, साथ में ये क्या करता है, डोजर पास होता है, वहां पे जमीन को भी कॉम्पैक्ट कर देता है, थोड़ा जमीन को ये कर देता है, कॉम्पैक्ट बना देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, इस तरह से हम लोग डोजर का काम। चलो अब हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, टॉपिक बहुत बड़ा है बाबू, बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ाना है। आज का जो टारगेट जो लिया हूं बहुत बड़ा टारगेट है, कोशिश करो तुम लोग भी थोड़ा जल्दी जल्दी करें ताकि कोर्स खत्म हो, है ना। देखो, केवल टीचर को पढ़ा देने से और टीचर पढ़ा के निकल गया तो नहीं होता है। मेरा तो ये सोच है कि नहीं, बच्चों को उस लायक उस जगह तक पहुंचाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें ड्यूटीज होती है। मतलब जैसे मान लो तो पढ़ा के छोड़ दे, दिस इज द ड्यूटीज, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझता हूँ कि नहीं, तुमको उस जगह तक पहुंचाना है। इसके अलावा बहुत कुछ है, तुम नहीं समझ रहे हो मेरी बात। तो मेरी बात को ना, मतलब मेरे अभी बता दूंगा ना तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, तुमको लगेगा बाप रे इतना कुछ बाकी है, ऐसा लगने लगे, इसलिए ना मैं नहीं बोलता हूं। बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है। तुम खुद सोच के देखो, कोर्स कितना महीने का था, 9 मंथ का था, है ना। 9 मंथ का कोर्स मैंने बताया, प्लस उसके बाद 1.5 से 2 महीना का एडवांस कोर्स भी था। उसमें 1.5 से 2 महीना क्या था, एडवांस कोर्स था। मतलब टोटल कोर्स 11 महीने का था। समय कितना, 11 महीने का था। लेकिन तुम लोग कितना दिन पढ़े, मात्र 7 मंथ। तुम कैलकुलेट कर लो, टोटल जून से लेकर दिसंबर तक कितना हुआ, 7 मंथ हुआ है। 7 महीना में कैसे खत्म हो जाएगा, 11 महीना का चीज 7 महीना में कैसे खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कोर्स का भी बहुत सारा पार्ट छूटा हुआ है। ये जो एडवांस वाला पार्ट है ना, बहुत छूटा हुआ है, जिसमें बहुत कुछ है। इसीलिए ना मेरा मेरे पास ना, मतलब मैं चाहता हूं जब एग्जाम देने जाऊं ना, तो तुम्हारे अंदर से ये आवाज आना चाहिए कि कोई बच्चा पास करे या ना करे, मेरा तो हो जाएगा, हम इतना पढ़ के आए कि कुछ छूटेगा नहीं। और ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि अंदर से आवाज आना चाहिए कि भाई हम जितना पढ़ के आए दैट इज सफिशिएंट है, टेक्निकल पार्ट में कुछ नहीं छूटेगा, ये सोच के साथ जाओ। ठीक है, इस लायक हमको तुम लोगों को बना के भेजना एग्जाम में। ठीक है, और कोई सोच नहीं है, पास फेल तो सब ईश्वर के हाथ में यार। वो तुमको पास करेगा, फेल होगा तो फेल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोच इतना जरूर होना चाहिए कि हम जितना पढ़ के आए उतना कोई पढ़ के नहीं गया। और एग्जाम अगर हॉल के बाहर भी अगर कोई सवाल पूछ दे तो तुमको दिमाग में तुरंत आंसर हो जाना चाहिए, चुपचाप ही मुस्कुरा दो अंदर से, अरे इसका आंसर तो हमको पता है, भले ही तुम उसका आंसर मत बताओ। ठीक है, तो ट्रैक्शन यूनिट क्या होता है, किसके सहारे ही चलता है, लिखो, क्रॉलर चेन माउंटेड। क्रॉलर चेन माउंटेड, चेन माउंटेड होता है। क्रॉलर चेन माउंटेड मतलब चेन लगा होता है, इसमें क्या लगा होता है, चेन लगा होता है। नेक्स्ट, वर्किंग ग्रेडियंट, तीसरा नंबर पॉइंट। एक नंबर हो गया पर्पस, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर लिखो वर्किंग ग्रेडियंट। वर्किंग ग्रेडियंट कोशिश करेंगे आज खत्म करने का। कितना ग्रेडियंट में काम करता है, 1 in 3। कितना ग्रेडियंट में काम कर सकता है ये, 1 in 3 काम करता है। ठीक है, लेंथ ऑफ पुशिंग ब्लेड, लेंथ ऑफ पुशिंग ब्लेड 4 नंबर लिखो, लेंथ ऑफ पुशिंग 5 से 6 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ठीक है, लिखा। ठीक है, ये हो गया। आप नेक्स्ट लिखो, छठा नंबर लिखो। ठीक है, साइज, तो जो इसका जो कैपेसिटी होता है, नेक्स्ट 5 नंबर, कैपेसिटी और साइज जो लिखना लिखो, कैपेसिटी लिखो या साइज लिख लो, ये साइज लिख लो, इसका साइज लिख लो। तो साइज किसकी साइज में आता है, 240 किलोवाट, 240 किलोवाट, इस तरह से किलोवाट में आता है। किसमें आता है, किलोवाट। जैसा अभी तक तुम जो भी देखा, जैसा पे लोडर देखा होगा, सोवेल देखा होगा, आप डंपर देखा होगा, ठीक है, या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, ड्रैग लाइन देखा होगा, सब में मीटर क्यूब था, लेकिन इसमें देखो किलोवाट में मिलता है। कैसा आता है, किलोवाट। 450 किलोवाट इस तरह से आता है, 450 किलोवाट इस तरह से आता है। ठीक है, ठीक है, 810 किलोवाट इस तरह से आता है, इस तरह से था। और भी होता है, आगे डॉट 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 ले लो, इस तरह से। मैं तुमको यह समझाने का मतलब है कि अगर पूछे कि डोजर जब खरीदेंगे तो क्या चीज में होगा, मीटर क्यूब में, दिस दैट, तो तुमको पता होना चाहिए कि किलोवाट में आता है। उसका पावर के हिसाब से डोजर मिलता है ना, उसका पावर। किलोवाट किसका यूनिट है भाई, किलोवाट पावर का यूनिट है ना, पावर का यूनिट है, वर्क डन इसका यूनिट है। तो पावर से ही मिलता है, किस पावर का, उसके हिसाब से
छठा नंबर देखो, ठीक है, 6 नंबर लिखो। नेक्स्ट एक चीज इसमें नोट करके लिखो, नोट क्या होता है ना इसमें, सबसे इंटरेस्टिंग बात, बहुत बार ना रीपर जुड़ा होता है इसमें, रीपर, रीपर नोट में लिखो, ये सबसे अलग पॉइंट है। रीपर इज, रीपर इज, नहीं ऐसे मत लिखो, लिखो इन फ्यू डोजर, लिखो इन फ्यू डोजर, डोजर रीपर, 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 ठीक है, रीपर मतलब, रीपर का मतलब हिंदी में समझ लो हल, हल जो बैल जो खेत जोतने का काम करते उसको रीपर बोलते हैं, हल बोलते हैं, हल। रीपर का मतलब एक तरह क्या है, हल, ठीक है। तो इन फ्यू डोजर रीपर इज एसोसिएटेड, रीपर इज अटैच लिखो, अटैच्ड, ठीक है, अटैच्ड फॉर, किस लिए भाई, तो रीपर क्या करेगा, फॉर रिपिंग, फॉर रिपिंग, रिपिंग अप टू डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर टू 1 मीटर, यानी 0.5 मीटर से 1 मीटर का गड्ढा कोड़ने के लिए रीपर इसमें लगा होता है। और ये डोजर का बैक में होता है, जैसे बैक साइड होता है ना, डोजर के पीछे। तो डोजर है ना, जैसे डोजर तुम जैसे यहाँ पर बनाया, अभी हम लोग तो डोजर का डायग्राम बनाया था इस तरह से, ऐसा डोजर का एक डायग्राम बनाया था हम लोग, है ना, ऐसा बनाया था ना थोड़ी देर पहले, ऐसा डोजर है भाई, ऐसा डोजर मशीन है ना, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से निकला हुआ था, और यहाँ से ऐसा करके ऐसा बना हुआ था। तो इसके पीछे ना एक तो यहाँ पे ना फ्रॉक जैसा बना होता है, ऐसा हल जैसा लगा होता है, ऐसा हल जैसा ऐसा लगा होता है इसी डोजर के पीछे, इसी का नाम है रीपर। रीपर कुछ अलग अरेंजमेंट नहीं होता है, इसी के पीछे लगा देते हैं हम लोग। तो क्या करता है, बहुत बार इसे मान लो गड्ढा उड्ढा कहीं उड़ने का ज्यादा होता है, कहीं कुछ भी दिक्कत होता है, तुम्हारा नाला उला बनाना हुआ, तो रीपर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, रिपिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। तो डोजर के पीछे लगा देते हैं, तो क्या करता है डोजर सामने से तो पुशिंग करने का काम करता है, और पीछे से गड्ढा भी खोल सकता है, उसी को रीपर बोलते हैं। तो रीपर क्या होता है, रीपर का मतलब एक हल जैसा अरेंजमेंट हो, जैसा तुम यहाँ देख रहा है, और ये कितना 0.5 से 1 मीटर तक गड्ढा जमीन में खोल सकता है, नाला उला बनाना कुछ भी बनाना हो वहां के लिए हम लोग करते हैं इसका इस्तेमाल, ठीक है। तो मोटा मोटी समझ में आया क्या, ट्रैक्शन यूनिट क्या होता है, क्रॉलर चेन माउंटेड और टायर माउंटेड दोनों लिख लो, ठीक है। यहाँ पे टायर मेरा नोट्स में नहीं लिखा, मैं टायर भी लिख देता हूँ, क्योंकि आजकल टायर भी आता है ना, टायर भी, टायर टायर वाला मैं खुद इस्तेमाल किया हूँ लाइन्स में, तो टायर भी होता है और ये होता है, तो दोनों का दोनों यूनिट लिखो। अब हम लोग इसको मिटा के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो डोजर से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लो क्या क्या सवाल, सारा पॉइंट्स, ठीक है। 4 पॉइंट रिपीट कर दीजिए। 4 नंबर पॉइंट है लेंथ ऑफ पुशिंग ब्लेड। जो पुशिंग ब्लेड मतलब जो सामने की ओर ब्लेड लगता है ना, ये ब्लेड लंबा होता है ऐसा, जो ब्लेड तुम देखते हो ना, ब्लेड छोटा मोटा नहीं होता, बहुत लंबा ब्लेड होता है। कितना लंबा होता है, लगभग ये 5 से 6 मीटर होता है, 5 से 6 मीटर लंबा ब्लेड होता है, ठीक है। पूरा को पूरे एक बार में साफ करते हुए चलता है। सिंगल सैक और डबल सैक, सिंगल, ठीक है। चलो शुरू में डिगिंग 1.2 टू 1.5, शुरू में जो डिगिंग लिखा है थे मतलब वो क्या था, वो ब्लेड के माध्यम से, वो ब्लेड के जरिए 1.5 से 1.5 1.2 से 1.5 मीटर ब्लेड के माध्यम से वो गड्ढा को कर सकता है, जमीन को पूरा समतल बना सकता है। देखो ओवर द सरफेस लिखे थे, सरफेस के ऊपर, और ये क्या है, हल जैसा खुदाई करना हुआ, ठीक है। कैपेसिटी का साइज जो लिखा हुआ है 2 पॉइंट, यहाँ पे जो कैपेसिटी लिखा हुआ है, साइज लिखा हुआ है, तो ये किलोवाट में आता है, बस ये आपको ध्यान में रखना है, किलोवाट में आता है। जैसे बाकी सब मीटर क्यूब में आते हैं, किलोवाट में आता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। 5 वाला बता तो रहा हूँ यार, कैपेसिटी जो साइज होता है ना किलोवाट में आता है, डोजर जो आता है किलोवाट। एक बार मैं फिर से सब बोल देता हूँ, जैसे ट्रैक्शन यूनिट क्या होता है, क्रॉलर चेन माउंटेड होता है या टायर माउंटेड होता है, मतलब डोजर जो चलेगा तो टायर लगा हुआ भी आजकल आने लगा है, और क्रॉलर चेन माउंटेड तो रहता ही है। नेक्स्ट होता है वर्किंग ग्रेडियंट, तो 1 in 3 ग्रेडियंट में काम कर सकता है, मतलब अगर ढाल अगर 1 in 3 भी हो ना, तो भी डोजर के माध्यम से आसानी से काम किया जा सकता है। लेंथ ऑफ पुशिंग ब्लेड कितना होता है, लंबाई पुशिंग ब्लेड जिसमें ब्लेड जो सामने लगा होता है उसका लंबाई कितना होता है, ये 5 से 6 मीटर लंबा होता है। कैपेसिटी कितना होता है, 240 किलोवाट, 450 किलोवाट या 810 किलोवाट में आता है, मतलब मेन समझना है किलोवाट में आता है ये। इसका किस तरह से खरीदेंगे हम लोग, जब खरीदने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, किलोवाट। जैसे तुम केला खरीदने जाते हो तो तुम बोलते हो कि नहीं सर 1 दर्जन केला दीजिए, आधा दर्जन केला दीजिए। तुम कभी केला दुकान में पहुंच के बोला है कि केला हमको देना है तो 1 मीटर केला दीजिए, 2 मीटर केला दीजिए, सब बोलते हो। उसके साथ एक यूनिट जुड़ा रहना चाहिए, परफेक्ट यूनिट। या बोलते 2 घंटा केला दीजिए, 3 घंटा केला दीजिए, तो ऐसा नहीं बोलते हो, उसके साथ एक परफेक्ट यूनिट होना चाहिए।
तो यूनिट क्या है यहाँ पे, तो जब भी तुम डोजर को डिफाइन करोगे तो 240 किलोवाट बोलो, ठीक है, ये टेक्निकल डेटा है 240 किलोवाट। तो किलोवाट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है ये इसको। नेक्स्ट क्या है, यू वर्क डन और पावर का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, यू वर्क डन का यूनिट है, वर्क का यूनिट होता है। नोट, इन फ्यू डोजर क्या होता है, रिपर लगा होता है जो पीछे उसका अटैच होता है, और ये क्या करता है, रिपिंग करता है अप टू डेप्थ 0.5 से 1 मीटर तक ये रिपिंग करने का काम करता है। तो बस यही 5-6 डेटा है, तुम लोग याद रखना। जैसे मैक्सिमम जो सवाल आ सकता है तुम्हारा, ग्रेडियंट से आ सकता है, कौन सा लगा हुआ तुम्हारा ग्रेडियंट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लेड का चौड़ाई इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, और इसका पर्पज इंपॉर्टेंट है। इसके ज्यादा कोई सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। मुझे पूरा एक है ना एनसीएल का क्वेश्चंस के ऊपर पूरा भरोसा है, कभी देगा नहीं, और देगा तो सभी के लिए अननोन होगा। याद रखना जीवन में एक बात, ठीक है, क्वेश्चन देके घबराना मत। वैसे भी अब एग्जाम में कट ऑफ कम जाएगा। देखो जब एनसीएल और बाकी कंपनी जब इस बात से परेशान हो गई ना कि कट ऑफ 98 99 जा रहा ना, इसलिए टीसीएस स्विच माना पड़ा कि कोई भी एग्जाम में इतना कट ऑफ जाना, हाई ग्रेड का कट ऑफ चल जाना तो बहुत मतलब सबसे अजीब बात है कि क्या काम हो रहा भाई, कैसे इतना कट ऑफ चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सही है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हो गया। हम लोग डोजर के बारे में देखें। अब डोजर से मिलता जुलता हुआ दो और चीजें हैं, उसके बारे में लोग फटाफट जान लेंगे। छोटा छोटा पॉइंट है, चार चार पॉइंट का है, जल्दी जल्दी इस टॉपिक को खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। डोजर से रिलेटेड जो पॉइंट है उसको हम लोग फटाफट करेंगे। जैसे एक होता है डोजर से मिलता जुलता एक और चीज बोलते हैं ग्रेडर। क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेडर बोलते हैं, ग्रेडर, GRADER। देखो एक बात दिमाग में अच्छे से बैठा के जाना, कॉन्फिडेंस यही यहीं से कम आएगा। अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसका आंसर नहीं पता है तो याद रखना किसी को नहीं पता है, बहुत इक्का दुक्का लड़का ही होगा जो कभी किसी जमाने में सुना होगा, ठीक है। तो उस केस में ना एग्जाम में कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है। जैसे अभी एक बच्चा एग्जाम देकर आया यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर को, बोला कि सर जानते हैं हम टेक्निकल क्वेश्चंस में जब क्वेश्चन सही करने स्टार्टिंग किए तो 180 क्वेश्चंस मेरा लगभग सही हो गया सर, लगभग सर 70-80% हम सही कर दिए। लेकिन सर नॉन टेक्निकल जो पार्ट था ना हमको समझ में उसमें बहुत कम बनाए थे, हम डर गए और हम जाके गलत ऑप्शंस भी हमको लगा कि यही होगा मार दिए और नेगेटिव में चला गया, मतलब नंबर घट गया मेरा, जो आ रहा था सही वही कम गया। तो ऐसा मत करना कभी जीवन में, किसी भी एग्जाम में मत करना। जितना भी मार के आओगे ना, कि इसलिए नहीं कि अरे नहीं हो रहा है तो चलो सब मार देते हैं, ये मत करना। भले तुम 50 नंबर लेके आओ, उससे तुम्हारा एक्चुअल तुम्हारा क्वालिटी पता चलेगा तुमको कि हम इतना क्वालिटी जानते थे, मेरा एक्चुअल क्वालिटी यही है। कुछ ना हो एक्चुअल क्वालिटी तो पता चले, कैसे पता चलेगा? अब तुम तुक्का मार के आओगे तो तुम्हारा कभी सही क्वालिटी नहीं पता चलेगा। देखो रिस्क लेना चाहिए, लेकिन गिन के एग्जाम में जब जाओ ना तुम सोच के साथ जाओ कि मैक्सिमम 4 से 8 क्वेश्चन रिस्क लेंगे, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, बस यही सोच रहना चाहिए, इसके ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं। ऑप्शन भी मारेंगे ना तो तुम जिसमें 50-50 लगेगा वही, ये सोच एकदम बना के जाना पड़ेगा। घर से निकल रहे हो तुम एग्जाम क्रैक करने के लिए, तुम समझो तुम युद्ध के लिए जा रहे हो, युद्ध में विजय हुए जिंदगी भर का आनंद, युद्ध में अगर असफल हुए जिंदगी भर का तकलीफ। सोचो, ये विचार रखो। तो सोच तुम्हारा क्या है, युद्ध में विजय भी हो सकते हो और फेल भी हो सकते हो, तो क्यों ऑप्शन कभी कभी, इसका मतलब क्या तलवार लेकर कभी हवा में इधर मारोगे कभी उधर मारोगे, इससे क्या फायदा होगा तुम्हारा, बताओ। सही जगह स्ट्राइक करना होगा ना भाई, जो तुम युद्ध करने जा रहे हो उसमें सही जगह स्ट्राइक करना होगा। तलवार से अगर तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो तो तलवार को सही जगह चलाना पड़ेगा, जहां पे शिकार है वहां पे तुमको चलाना पड़ेगा, जहां पे ओपोनेंट है वहां पे चलाना पड़ेगा। हवा में तुम 50 बार मारे, थक गए, क्या फायदा हुआ? तो ये चीज ध्यान में रखना है। भले ही तुम 4 अच्छा से बनाओ, बस 4 ही क्वेश्चन बनाओ, ये सोच अगर रखोगे तो ही एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। और 2 चीज इससे फायदा होगी। पहला नंबर, जो गलत मारने का एटीट्यूड है ना वो खत्म होगा, कि नेगेटिव मार दी, वो चीज से तुम बचोगे। जीवन में जो भी करोगे तुम सही करोगे, ये एक आदत बन जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब दूसरा नंबर, अगर किसी एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन आता है उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर तुम ऐसे जाओगे तो। नहीं तो अक्सर देखा है एग्जाम में लड़के ना फेल होते केवल इसीलिए क्योंकि वो गलत ऑप्शंस को ज्यादा सेलेक्ट कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडर के बारे में हम लोग देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा तुम लोग में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगा, नहीं है ना, तो मार ही सकते हो क्या, तो मार ही दोगे सब क्या, सब मार देगा तो बोलो, तब तो सब मार देना। हम तो ध्यान में आ गया, मेरे डीजेएमएस और कोल इंडिया एग्जाम ध्यान में आ गया, इसलिए मैं सब बोल दिया। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं तो सब मार देगा यार, सब मार देना, जाओ जो पाएगा सब मार देना।
देखो एक ऐसा गाड़ी देखा है तुम लोग कभी? ऐसा गाड़ी देखा है, एक तो बीच में यहाँ पे ब्लेड लगा हुआ, सामने को ऐसा चक्का लगा हुआ, यहाँ बीच में ऐसा ब्लेड लगा हुआ है। ठीक है, मेरे पास तो डायग्राम भी नहीं है, ये बच्चा बना के भी नहीं रखा है, मेरा कॉपी ही निकालना पड़ेगा, ज्यादा बेहतर होगा। डायग्राम बनाया नहीं ना, दिक्कत होता है। रुको मैं अपना कॉपी से बताता हूँ। इसके बटर चलो, मेरा वाला में भी नहीं है। तो ग्रेडर तुम देखा है ऐसा करके, एक गाड़ी देखा है, इसमें ऐसा करके बना होता है, नेट ही एक सहारा है। नेट से देखता हूँ फिर बनाता हूँ, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्रेडर मशीन सही बनाया है, लगभग ऐसा ही होता है। ठीक है, इसमें ऐसा होता है और पीछे की ओर ऐसा लगा रहता है, ऐसा करके होता है एक मशीन, है ना। मतलब सामने की ओर क्या होता है तुम्हारा, ये लगा होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, मोटा मोटी अब 3-4 पॉइंट इसे फटाफट लिखेंगे। ठीक है, तो पहला लिखो इसका पर्पस। पर्पस क्या होता है, मोटा मोटी समझ में आ ही गया होगा, ग्रेडर हम किसको बोल रहे हैं। ठीक है ना, ग्रेडर किसको बोल रहे हैं समझ में तो आ ही गया होगा। तो बीच में इसमें क्या होता है, ब्लेड लगा होता है और ये होता है। तो पहला नंबर इसका लिखो पर्पस, फटाफट लिखना। ठीक है, इसमें ज्यादा सवाल नहीं आएगा, फिर भी जान के रखेंगे ताकि एग्जाम में कुछ भी आए तो नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक नंबर पर्पस देखो, फॉर ग्रेडिंग लेवलिंग एंड क्लीनिंग द होल रोड, क्या यूज होता है फॉर ग्रेडिंग, ग्रेडिंग कॉमा लेवलिंग, लेवलिंग एंड क्लीनिंग लिखो। क्लीनिंग होल रोड वगैरह मत लिखो, कहीं पर भी कर सकते हैं, नॉट होल रोड, बेंच में भी काम करता है। ठीक है, पहला चीज हो गया। दूसरा नंबर लिखो, ठीक है, ऑपरेटेड बाय, बाय, इसमें डीजल ऑपरेटेड होता है ना, क्या होता है, डीजल ऑपरेटेड होता है। ठीक है, याद रखना, जो तुम डोजर भी पढ़े तो भी डीजल ऑपरेटेड होता है, डोजर भी क्या होता है, डीजल ऑपरेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रैक्शन यूनिट। तीसरा नंबर क्या है, ट्रैक्शन यूनिट, मतलब किसके सहारे चलेगा, क्या लगा होता है, ट्रैक्शन यूनिट, ट्रैक्शन यूनिट, इसमें क्या लगा होता है ट्रैक्शन के लिए, तो टायर होता है, क्या लगा होता है, टायर माउंटेड होता है, सबको देखे हम लोग, टायर माउंटेड होता है। टायर का स्पेलिंग देख लेना यार, TAIR होगा ना, TYRE होगा, TAIR होना चाहिए, टायर। थोड़ा देखना तो क्या स्पेलिंग है। चलो चौथा नंबर लिखो, सबसे आखिर में, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ए ब्लेड इज फिक्स्ड एट द बॉटम मिडल ऑफ द मशीन, लिखो ए ब्लेड स्पेसिफिकेशन। खास बात क्या है इसका, तो इसमें क्या होता है, ए ब्लेड, ब्लेड इज फिक्स्ड एट द, देखो एट द बॉटम मिडल ऑफ द मशीन, बॉटम मिडल, मिडल ऑफ द मशीन। तो मशीन के ना, मशीन, मशीन के ना बॉटम मिडल में एक ब्लेड लगा होता है। ठीक है, चलो सही स्पेलिंग है टायर का, तो लिख लो यहाँ पे ये सारी चीजें, फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है, 4 नंबर में स्पेसिफिकेशन में नोट डाउन कर लो, तो ये सारी चीजें होती है। सरवन क्या चीज बिना देखे बताएं, क्या चीज बिना देखे बताना श्रवण। दिख रहा, दिख नहीं रहा है, ऐसा नहीं यार, सिंपल लिख रहा हूं चारों को चारों। अच्छा थोड़ा क्लीन कर दूं क्या, रुको थोड़ा सा ना, थोड़ा साफ कर देता हूँ, कैमरा को थोड़ा साफ कर देता, रुक जाओ।
ये सब पहले बताओगे तब ना यार कि सर ये दिक्कत हो रहा है। चलो हो गया, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, ठीक है। तो ये हो गया। और करोगे तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारा, फिर सब नोट्स फिर जीरो हो जाएगा। इसे डायग्राम जरूर बनाना, और जिस दिन क्लास खत्म हो उसी दिन डायग्राम बनाना। ये मत सोचना कि सर कल करेंगे आज करेंगे, सर हम सोचे थे सर कल, कल वाला काम कल हो जाता, ठीक है। और जिसको दिख नहीं रहा हो स्क्रीन को जूम भी कर सकते हो, तुमको जूम करोगे थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा। कोशिश करता हूं मैं थोड़ा बड़ा और लिखने का। तो ग्रेडर में ही 4 पॉइंट था, ये चारों पॉइंट का लिख लो, ये सारा पॉइंट्स दिए हुए थे, सारा पॉइंट्स को लिख लो, ठीक है। एक दो लाइन छोड़ देना, अगर फ्यूचर में कुछ पॉइंट मिलेगा तो उसमें एड कर दे, ठीक है। दो दो लाइन छोड़ दो। अब हम लोग बात करते हैं स्क्रैपर के ऊपर। ग्रेडर के ऊपर इतना ही पॉइंट मेरा नोट्स में ज्यादा है नहीं। चलो इसको मिटा के अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्या पॉइंट है, पर्पस, ग्रेडिंग के लिए, लेवलिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए। जहां ग्रेडिंग करना हो, लेवलिंग बनाना हो या फिर क्लीनिंग करना हो, वहां इस्तेमाल करेंगे। डीजल के सहारे चलता है, डीजल इसमें डालना होता है। इसमें टायर लगा होता है और एक ब्लेड होता है बीच में फिक्स। यही 4 बात है, इसमें कुछ है नहीं। अब लिखो स्क्रैपर, ठीक है। समय ज्यादा है नहीं बाबू, इसलिए अपना समय मेरा समय दोनों को बचाना है। चलो लिखो हेडिंग दो स्क्रैपर, ये चौथा पॉइंट था ना। चलो हेडिंग दो स्क्रैपर, SC, देखो RA, स्क्रैपर। क्या नाम है इसका, स्क्रैपर नाम है ना। स्क्रैपर पे बात करेंगे, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो स्क्रैपर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्क्रैपर क्या होता है फटाफट देखो, स्क्रैपर किसको बोलते हैं। तो स्क्रैपर क्या होता है डियर स्टूडेंट, स्क्रैपर क्या है, ग्रेडर का ही भाई। जैसे हम बोले ना पेलोडर, डोजर, तुम्हारा ग्रेडर और स्क्रैपर लगभग चारों एक जैसा ही दिखता है। सब आसपास में ममेरा फुफेरा सब भाई है ना, सब आसपास एक ही प्रजाति के लगभग है। अब स्क्रैपर क्या होता है पहले थोड़ा इसको जान लेते हैं। स्क्रैपर में, ठीक है, मैं डायग्राम अगर तुमको दिखा पाऊं तो मैं तुम्हारा मोबाइल से दिखाने का प्रयास करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, स्क्रैपर मशीन का जो डायग्राम है ना, मैं तुमको दिखाने का प्रयास करता हूं। नहीं दिखा पाऊंगा यार, ग्रुप में भेज दूं। देखो स्क्रैपर ना ऐसा होता है, ये जो मशीन तुम देख रहे हो ना यहाँ पे, ध्यान देखना दिख जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो, अरे यार क्या हो गया, देखो ये जो मशीन तुम देख रहे हो ना, दिस इज द स्क्रैपर। इसमें बीच में क्या दिख रहा है तुमको, बीच में तुमको एक बकेट जैसा दिख रहा होगा, है ना। बीच में क्या दिख रहा है, एक बकेट के जैसा दिख रहा है, और उसमें क्या ब्लेड लगा हुआ है। सामने टायर है, पीछे टायर है ना। बीच में क्या है, एक बकेट जैसा बना हुआ है। यही स्क्रैपर का खास बात है। ये जो तुम देख पा रहे हो अपने स्क्रीन में, दिस इज द स्क्रैपर, ठीक है। अब स्क्रैपर देखा, 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 ठीक है ना। चलो देख लिए, डायग्राम बना पाना समय में नहीं है, टाइम भी नहीं है, मैं बनाऊंगा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और डायग्राम अच्छा बनेगा भी नहीं, है ना। ठीक है ना, तो बनेगा भी नहीं, इसलिए चलो मोबाइल के द्वारा तुम लोग को दिखा दिए। चलो अब ये क्या होता है, स्क्रैपर क्या होता है। तो सबसे पहले से बात करते हैं ट्रैक्शन यूनिट का, ठीक है, किसके जरिए चलता है, इसमें क्या लगा होता है, अब तुम बताओ इसमें क्या लगा हुआ था जाने आने के लिए। ट्रैक्शन यूनिट के रूप में क्या इस्तेमाल कर रहे थे, क्या लगा हुआ था बताओ। इसमें ट्रैक्शन यूनिट में टायर लगा हुआ था, तो टायर लिख दो, टायर माउंटेड। तुम डायग्राम बनाओगे ना बाबू, तुम्हारे डायग्राम से ही ना सवाल आएगा, ठीक है, याद रखने का काम। एग्जाम में कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं आते, जो डायग्राम होता है उसी सवाल पूछेगा। पर्पस उसका क्या है, क्या पर्पस होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पर्पस, ठीक है। अब एक एक्चुअली समझते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा इस बात को समझते हैं कि जब सबको हम चचेरा मुसेरा फुफेरा भाई बोल रहे हैं, ठीक है, कोई सगा भाई है ही नहीं, तो यहाँ पे तो राखी राखी बंधवाना है, तो राखी बंधवाने के लिए तो किसी से बंधवा सकते हैं। तुम खुद सोच के देखो, एक बहन है राखी बांधना, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, क्या फर्क पड़ता है। काम जब सब एक ही कर रहे थे, किसे कर लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसका पावर का। देखो जो डोजर होता है, मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं कि डोजर में
ग्रेडर में और स्क्रैपर में बेसिक अंतर क्या है वो मैं समझा रहा हूं। देखो, जो डोजर होता है ना, मेनली ना हेवी मटेरियल को पुशिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत हेवी ब्लास्टिंग किए तुम, ठीक है, ब्लास्टिंग करके एक पूरा बोल्डर फॉर्म हो गया, उसको तुमको हटाना है। तो तुम सोच के देखो, जो स्क्रैपर मशीन है या फिर तुम्हारा ग्रेडर है, उसमें क्या है, ब्लेड कहां लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है। तो उससे तुम कैसे धकेलोगे? पॉसिबल ही नहीं धकेल के हटा दे, वो हटा ही नहीं पाएगा, उसका चक्का फंस जाएगा उसमें। तो डोजर उसमें काम आएगा, जहां पर बड़ा बड़ा भारी भारी काम, मतलब भीम के जैसा भारी भारी काम, वहां पे कौन काम करेगा? तुम्हारा डोजर। ठीक है, अब सोचो, अब मान लो मतलब 0.5 से 1 मीटर तक गड्ढा बना दे रहा, तुम सोच सकते हो इतना। अब जैसे मान लो कहीं पर तुम्हारा क्या है, तुम काम कर रहे हो माइंस में काम कर रहे हो, जमीन का ना कुछ भाग को छिल के समतल बनाना है। तो छिल के समतल कितना बनाया था तुम सोच के देखो। तो मैक्सिमम छिलते हैं हम लोग 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ज्यादा ज्यादा 1 फीट तक छिलते हैं। 1 फीट छिल दोगे तो समतल बन जाएगा। जैसे घास को साफ करना होता है ग्राउंड में, तो देखो ना, घास को साफ करना है, मान लो चिकन बनाना है, कोई जगह को समतल बनाना है, उसको समतल बनाने के लिए क्या करोगे? तो उसके लिए जो मशीन होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्क्रैपर। स्क्रैपर के जरिए समतल बना सकते हो। लेकिन स्क्रैपर में प्रॉब्लम है। बोलोगे सर प्रॉब्लम क्या है? स्क्रैपर जो ब्लेड लगा होता है बीच में होता है, स्क्रैपर में ब्लेड क्या बीच में, तो तुम साफ करोगे ना, तो सारा का सारा जो मटेरियल जो तुम निकलेगा ना, दोनों साइड क्या होगा, फैलते जाएगा, दोनों साइड बिखरते जाएगा, जमा नहीं होगा। स्क्रैपर और प्रॉब्लम क्या है कि ब्लेड से तुम साफ करोगे तो क्या होगा, जो मटेरियल निकलेगा ना, कचरा सब जो होगा ना, वो क्या होगा, वहीं पे जमा साइड साइड में रहेगा। फिर से तुमको उसको साफ करने के लिए फिर चलाओ, फिर साफ करने के लिए फिर चलाओ, यानी वो हटेगा नहीं, वहीं पे रहेगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या है सर? इससे प्रॉब्लम सिंपल है बाबू। तुम सोचो कि मान लो एक ओपन कास्ट माइंस है, तुम्हारा ही माइंस है, ठीक है, और जो सॉफ्ट सॉइल, जो तुम्हारा सरफेस के ऊपर जो सॉइल है, जो ओपन कास्ट में जो जिस बेंच पे तुम काम करो वहां पूरा कीचड़ है। तुम इमेजिन करो पूरा कीचड़ है, डंपर पूरा स्किड कर रहा, तुम्हारा बाइक स्किड कर रहा, खुद आदमी लोग कभी कभी स्लिप कर जा रहा है, ऐसा ऐसा मिट्टी है वहां पे। तो तुम वहां पर अगर ग्रेडर लेके तुम काम करोगे तो क्या होगा, वो हटाएगा, फिर साइड में पड़ा हुआ रहेगा, फिर थोड़ा देर बाद फिर वो क्या होगा, जब उसमें से गाड़ी पार होगा उस पर चढ़ गए, फिर वो फिर से रोड पे आ जाएगा। तो उसमें ऐसा अरेंजमेंट करना है कि उसको कोई हटा के उसको कहीं पर फेंक के आए, उसको क्या करना, वहां से उठा के कहीं पर रिप्लेस कर दे, कहीं फेंक दे। उसके लिए मेरा जो मशीन है उसी का नाम है स्क्रैपर। इसमें जो बकेट लगा होता है ना, बकेट का खास बात यह होता है कि जितना भी छिलता है सबको अपना बकेट में जमा करता है और उसको ले जाकर कहीं पर फेंक के आता है, फिर लगाओ, फिर फेंको। इससे क्या होगा, जितना भी कीचड़ रहेगा सब साफ हो जाएगा, जो कि ग्रेडर में इस चीज का समाधान नहीं। तो जो स्क्रैपर होता है ना, ग्रेडर का एडवांस वर्जन है, तुम बोल सकते हो, है ना, वो छिलता है प्लस उसको साफ भी करता है। तो ये खास बात होती है इसका, ठीक है। तो पर्पज लिखो, फॉर स्क्रैपिंग द सरफेस, फॉर स्क्रैपिंग, फॉर क्या करता है, फॉर SCRA, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है, स्क्रैपिंग, ठीक है, और स्क्रैपिंग बोल सकते हैं इसको। स्क्रैप मतलब छीलना, सरफेस को छीलना, स्क्रैप मतलब क्या था, छीलना। और स्क्रैपिंग एंड क्लीनिंग, क्लीनिंग करता है, क्लीनिंग द सरफेस। सरफेस को स्क्रैपिंग और क्लीनिंग करने में ना इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ओपन कास्ट जितना भी मैकेनाइज माइंस है, हर जगह इस तरह का मशीन यूज होने लगा है, ठीक है। यूज करने से उन लोग का फायदा होता है, मशीन स्किड नहीं करता है, स्लिप नहीं करता है, प्रोडक्शन हैवी होता है, फटाफट लोड करके ले जाएगा। अब जैसे मान लो किसी ओपन कास्ट माइंस का टारगेट है 1 लाख टन, तो क्या देगा ग्रेडर और क्या देगा स्क्रैपर? बोले डोजर से काम चला लो। लेकिन जैसे मान लो 40 लाख 30 लाख टन का टारगेट दिया हुआ है, तो उसमें तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं दोगे तो मशीन स्लिप करेगा, टाइम वेस्ट होगा, कुछ दुर्घटना घट गया तो उसमें समय जाएगा, है ना। तो सब तरह का इस्तेमाल होता है। अब देखो इसका डेप्थ कितना डेप्थ तक करता है, डेप्थ ऑफ स्क्रैपिंग, यही सवाल तो बार बार दिमाग में आ रहा हो, ठीक है। SCRAPING, तो देखो स्क्रैपिंग कितना करता है, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर मात्र। 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, डोजर कितना कर रहा था, 1.5 मीटर तक, 1.2 से 1.5 मीटर। सोचो कितना अंतर है। ये थोड़ा सा भाग जिसमें जिसमें कीचड़ होता है ना, उसी भाग को केवल साफ करता है, ठीक है, उसी भाग में लगभग ये काम होता है। अब इसी में आता है स्पीड। देखो डोजर और स्क्रैपर का ना लगभग डेटा सेम है, जैसे उसमें भी तुम्हारा 10 से 20 सेंटीमीटर, डोजर का एडवांस वर्जन स्क्रैपर है। स्पीड, ठीक है, तुम्हारा स्क्रैपिंग, सब चीज एक जैसा ही होगा, ठीक है, तुम लिख सकते हो उसमें, इस चीज डेटा को डाल सकते हो। फिर इसका स्पीड, स्पीड कितना होता है इसका, तो सेम इसके ऊपर वाला जो तुम, माफ करना डोजर नहीं, ग्रेडर, ग्रेडर में भी तुम सेम डेटा दे सकते हो। ग्रेडर का भी स्पीड जैसा भी लिख रहे हो, तो ग्रेडर का भी स्पीड यही दे सकते हो जो यहां लिख रहे हो, 30 किलोमीटर पर आवर। ग्रेडर और स्क्रैपर दोनों एक ही चीज है, बस उससे थोड़ा एडवांस ही है। कितना होता है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
फीचर इसमें क्या बात है, फीचर इसमें क्या होता है, क्या फीचर इसमें लगा हुआ, खास बात क्या भाई फीचर में, जैसे उसमें हम लोग देखे थे एक ब्लेड लगा हुआ था, इसमें क्या खास बात है, तो इसका फीचर क्या है, ए ब्लेड एंड ए बकेट, दो चीज होता है, अ ब्लेड, देखो ध्यान समझना, ए ब्लेड एंड अ बकेट, दो चीज, उसमें क्या था, उसमें केवल ब्लेड था, इसमें ब्लेड एंड बकेट, ठीक है, इज फिक्स्ड एट द बिटल, लिखो इज फिक्स्ड, फिक्स मत लिखो, अटैच लिखो, अटैच्ड, अटैच एट द मिड मिडल ऑफ द मशीन। तो मशीन के ना बॉटम मिडल में ना एक ब्लेड होता है और एक बकेट होता है, जैसे डायग्राम में तुम लोग को दिखाएं, ठीक है, ये हो गया। अब जब बकेट का बारी है तो बकेट का कैपेसिटी भी कुछ होगा, अब जानते हैं कि उस बकेट का कैपेसिटी कितना होता है, 6 नंबर पॉइंट, बकेट कैपेसिटी, इस बकेट की कैपेसिटी कितना होगा, लिख लो, 8 से साइज के ऊपर होता है, 22 मीटर क्यूब साइज का मिलता है। जब भी बकेट वर्ड आएगा तो तुम याद रखना 8 से 22 मीटर क्यूब में ही उसका यूनिट होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, साइकिल टाइम, साइकिल टाइम, इसको कितना समय लगता है एक बकेट को क्लीन करके, ठीक है, एक बकेट में भर के साफ करके फिर से काम स्टार्ट करने में, इसको लगता है 5 से 6 मिनट, यानी 5 से 6 मिनट में ये 8 से 22 मीटर क्यूब मटेरियल को साफ करके फिर से काम अपना स्टार्ट कर सकता है। कौन, स्क्रैपर, स्क्रैपर और ग्रेडर दोनों क्या है, इट इज द एडवांस वर्जन है ग्रेडर, ग्रेडर का क्या है, एडवांस वर्जन है स्क्रैपर, ठीक है। तो मोटा मोटी एक ही प्रजाति का 3 मशीन के बारे में हम लोग देखें, डोजर के बारे में देखें, ठीक है, स्क्रैपर देखें और साथ ही साथ तुम्हारा ग्रेडर देखें। थोड़ा सा हटके उसके जो प्रजाति था तुम्हारा वो क्या था, पे लोडर था, क्योंकि लोडिंग कर रहा है, बाकी तीनों जो है एक जैसा काम कर रहा है, किसी चीज को क्लीनिंग कर रहा है तो कोई पुशिंग कर रहा है तो कोई साफ कर रहा है, लगभग तीनों को तीनों एक जैसा प्रजाति का ही मशीन है। तो ट्रैक्शन यूनिट समझ में है, टायर माउंटेड होता है, पर्पस होता है फॉर स्क्रैपिंग एंड क्लीनिंग द सरफेस, करते हैं कितना डेप्थ तक कर सकता है, 10 से 20 सेंटीमीटर कर सकता है, स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलता है। खास फीचर्स में क्या है, एक ब्लेड और एक बकेट इसमें अटैच होता है, द मिडल ऑफ द मशीन, मशीन के मिडल में बीच में होता है, बकेट कैपेसिटी 8 से 22 मीटर की होता है, साइकिल टाइम 5 से 6 मिनट में ये एक बार भर के साफ करके फिर से काम अपना स्टार्ट कर सकता है। तो 5 से 6 मिनट में एक बकेट माल को ये साफ कर सकता है, ठीक है। ये कुछ बात हो गया, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, हम लोग और भी टॉपिक और पॉइंट उसको पढ़ने वाले हैं। चलो हो गया सभी को, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं, डोजर के स्पीड मैंने नहीं बताया, डोजर नहीं, मैं ग्रेडर का बोला है ना, उसको चेंज कर लो, बोलते समय मेरा मुंह से डोजर निकल गया, वह ग्रेडर होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेडर का स्पीड, ग्रेडर जितना भी इसका फीचर्स है ना लगभग लगभग ग्रेडर का सेम होता है, जैसे स्पीड हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ तुम्हारा कितना देर तक स्क्रैपिंग कर सकता है, उसमें कितना देर तक वो छील सकता है, दोनों में एक ही जैसा होता है, बस ये क्या है ना, ग्रेडर का एडवांस वर्जन स्क्रैपर है, ठीक है। तो कभी भी अगर पूछ